हाय बच्चों, लेकर आ गए हैं फाइनली हम ग्रेविटेशन चैप्टर का पार्ट नंबर 2। बहुत से बच्चों की रिक्वेस्ट थी सर पार्ट 2 जल्दी बनाइए बिकॉज हमारा हाफ ईयरली का पेपर आने वाला है। फाइनली इस वीडियो में देखने वाले हैं ग्रेविटेशन चैप्टर का पार्ट नंबर 2। क्लास 11 का चैप्टर है ये फिजिक्स का। यहाँ पे पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने ये सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया था। आई होप तुमने पार्ट 1 वाला वीडियो देखा होगा जरूर से। अब इसके बाद पार्ट 2 में हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर के ये सारे टॉपिक्स, राइट। जहाँ पे होगा ग्रेविटेशनल फील्ड, पोटेंशियल क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, फिर यहाँ पे आएगा एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी और फिर सैटेलाइट्स की भी हम बात कर रहे होंगे। ये सारे टॉपिक्स आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अभी अपने सबसे पहले टॉपिक के साथ। एंड ये एक बेसिक सा टॉपिक है दैट ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है। इसका कॉन्सेप्ट अगर समझ लोगे तो इस क्लास में और साथ में 12th क्लास में तुम्हें ये काफी हेल्प आएगा। आप पूछोगे 12th में क्यों? बिकॉज अभी अगर ग्रेविटेशनल फील्ड का कॉन्सेप्ट तुम समझ गए ना तो आगे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है क्लास 12th में और मैग्नेटिक फील्ड आने वाली है। वहां भी फील्ड का कॉन्सेप्ट होता है एंड बच्चों को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन तो होता ही होता है। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूं। देखो, ग्रेविटेशनल फील्ड का सिंपल सा मतलब ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अराउंड, जैसे मान लो सन है हमारा, सन एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, तो उसके अराउंड उसका ग्रेविटी चारों तरफ लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स वो लगा रहा है हर एक प्लैनेट पे। तभी तो सारे के सारे प्लैनेट्स सन के चारों तरफ चक्कर लगा पा रहे हैं, क्योंकि सन कहीं ना कहीं सारे प्लैनेट्स को अपनी तरफ खींच रहा है कंटिन्यूअसली। ये फोर्स लगाने का एक रीजन होता है। जैसे मान लो सन है, ये हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, पहले प्लूटो भी था, 9 थे टोटल बट अब 8 है। तो यहाँ पे सन मान लो इन सारे प्लैनेट्स को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, इतना हम सब जानते हैं। लेकिन इसका कोई तो लिमिट होगा। ऐसा तो है नहीं कि पूरे यूनिवर्स में सन का फोर्स हर जगह लग रहा होगा, राइट। अगर हम अपने सोलर सिस्टम से बाहर जाएं तो क्या पता वहां तक सन का फोर्स पहुंचता ही ना हो, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की भी एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है। तो यहाँ पे सन का ग्रेविटेशनल पुल मान लेते हैं कि यहाँ कहीं तक, हमारे लास्ट प्लैनेट के थोड़ा और आगे तक कहीं तक लगता है। इसके बाहर अगर हम जाते हैं तो वहां पे हमें सन का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। मान लेते हैं कोई एक लिमिट आ गई, कुछ लाइट ईयर्स हम जब बाहर गए तो वहां पे सन का फोर्स लगना बंद हो गया। हम कहेंगे ये हम सन की रेंज से बाहर आ गए, या फिर टेक्निकली हम सन की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर आ गए। ग्रेविटेशनल फील्ड एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट यानी कि प्लैनेट का या फिर किसी पॉइंट मास का, छोटे मासेस का भी हो सकता है, उसके चारों तरफ का वो रीजन या दायरा होता है जहां पे वो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकता है। अगर इसका डेफिनेशन रीड करोगे तो क्या है? द स्पेस अराउंड एन अट्रैक्टिंग पार्टिकल। अट्रैक्टिंग पार्टिकल मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका कुछ मास होगा। मास होगा तो वो ग्रेविटेशनल पुल क्रिएट करेगा। ऑफ एन अट्रैक्टिंग पार्टिकल इन विच द ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस। तो एक ऑब्जेक्ट के अराउंड वो एरिया जहां पे उसका ग्रेविटेशनल फोर्स लग सकता हो, वही क्या है? उसका ग्रेविटेशनल फील्ड है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे इसके ऊपर बेस्ड एक और चीज समझते हैं, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इसका कॉन्सेप्ट समझने से पहले इस डायग्राम में मैं तुम्हें समझा देता हूं। जैसे मान लो ये सन है, सोच के देखना, ये चीज रिलेट करना। मान लो सन के पास यहाँ पे 3 प्लैनेट शुरुआत के हैं, ये तुम्हारा हो गया मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ। सोच के देखो, जैसे जैसे हम सन से दूर जाते जाएंगे, जैसे जैसे डिस्टेंस हमारा बढ़ता जाएगा सन से, वैसे वैसे सन का ग्रेविटेशनल पुल भी तो कम होता जाएगा ना। अब वो बात अलग है कि थोड़ा सा 1-2 मीटर दूर जाने पे तुम्हें वो खास पता नहीं लगेगा, लेकिन सोच के देखो, जितना ग्रेविटेशनल पुल सन तुम्हारा सबसे फर्स्ट प्लैनेट यानी कि मरकरी पे लगा रहा होगा, क्या उतना ही पुल ये प्लूटो पे भी लगा पाएगा? नहीं लगा पाएगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वैसे वैसे ग्रेविटेशनल पुल भी तो कम होता है। यहाँ पे हम कहते हैं कि जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे ग्रेविटेशनल पुल कम होता जाएगा। कहीं ना कहीं फील्ड का इंटेंसिटी भी तो कम होगा ना। फील्ड का मतलब समझे कि चारों तरफ एक ग्रेविटेशनल पुल लगा सकता है तुम्हारा ऑब्जेक्ट जहां जहां तक, वो तुम्हारी ग्रेविटेशनल फील्ड हो गई। लेकिन हर जगह सेम इंटेंसिटी से ही वो फोर्स लगाएगा ऐसा भी तो जरूरी नहीं है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट से हम दूर जाते जाते हैं वहां पे तुम्हारा फोर्स कम लगेगा। दूर जाओगे फोर्स और कम हो जाएगा ग्रेविटेशनल वाला, फिर और दूर जाओगे और कम ग्रेविटेशनल फोर्स लगा पाएगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे फील्ड का इंटेंसिटी भी तो कम होगा। फोर्स कम हो रहा है मतलब फील्ड का इंटेंसिटी भी कम हो रहा है। तो फील्ड का डायरेक्टली कोई मतलब नहीं होता। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, यहाँ पे ग्रेविटी के बारे में पढ़ रहे हैं तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का यहाँ पे एक मतलब होता है फिजिक्स में। इसका हम यूज करते हैं कैलकुलेशन में, समझना। यहाँ पे हमें पता है दैट F इज इक्वल टू होता है G m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ m1 m2 की जगह मैंने एक कैपिटल M और दूसरा स्मॉल m ले लिया है। मतलब एक बड़ा मास होगा जो फील्ड क्रिएट कर रहा होगा
जैसे कि सन, और एक छोटा m होगा जो कि प्लैनेट मान सकते हो, जो घूम रहा है उसके चारों तरफ, जो कि अट्रैक्ट हो रहा है सन की तरफ। तो एक बड़ा मास एक छोटा मास, बड़ा वाला मास ही हमेशा फील्ड क्रिएट करता है। वैसे क्रिएट तो दोनों करते हैं, बट हम बड़े वाले मास को मान के चलते हैं कि वो फील्ड क्रिएट कर रहा होगा और छोटा वाला मास उस ग्रेविटेशनल फील्ड का हिस्सा है, उसके अंदर आके वो पुल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी फॉर्मूला में अगर हम इस स्मॉल मास को ले आए फोर्स के नीचे, तो ये क्या बन जाएगा, F/m इज इक्वल टू Gm/r²। इतना समझे? सो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया, बस m को हम इधर ले आए। सो दिस फोर्स पर यूनिट मास, ध्यान देना कीवर्ड पे, फोर्स पर यूनिट मास इज द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट। तुमसे अगर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने को कहेगा तो तुमसे यही पर्टिकुलर चीज पूछी जा रही है, क्या, F/m, यानी कि फोर्स पर यूनिट मास इज द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट एनी पॉइंट। निकालोगे कैसे, ये है तुम्हारा फॉर्मूला Gm/r²। G का वैल्यू कांस्टेंट है, सबको पता है, 6.67 इंटू 10⁻11। देन मास, यानी कि जो ऑब्जेक्ट फील्ड क्रिएट कर रहा है, जैसे कि सन तुम्हारा अगर फील्ड क्रिएट कर रहा है तो उसका मास तुम्हें पता होना चाहिए, ये रख देंगे। और जितनी दूरी पे फील्ड तुम्हें निकालना है, मान लो तुम्हें उस ऑब्जेक्ट से 1 मीटर दूर निकालना है, 2 मीटर दूर निकालना है, वो डिस्टेंस अपॉन में रख दोगे, क्या निकल के आ जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये हमारा हो जाता है फॉर्मूला फॉर द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। आई होप समझ में आया होगा। अब यहाँ पे इसके एक और क्वेश्चन बन सकता है दैट मान लो तुमसे इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का डायमेंशन पूछ ले। सो डायमेंशन कैसे निकालोगे, डायमेंशन के लिए तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए, फोर्स पर यूनिट मास। तो यहाँ पे फोर्स पर यूनिट मास है, मैंने तुम्हें डायमेंशन चैप्टर में बताया था दैट फोर्स का डायमेंशन तुम्हें याद होना चाहिए, बिकॉज बहुत जगह पे इसका यूज होता है। तो यहाँ पे फोर्स का डायमेंशन होता है mLT-2, रख दिया। मास का डायमेंशन, मास है सिंपल m हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, LT-2। सो यहाँ पे डायमेंशन आ जाएगा इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का LT-2। एक और बात, यहाँ पे जो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड है F/m, यहाँ पे जो फोर्स होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। तो फोर्स क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए F/m का जो वैल्यू आएगा उसमें भी कुछ डायरेक्शन होगा, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। दैट मींस यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड का इंटेंसिटी एक वेक्टर वैल्यू है, यहाँ पे उसका डायरेक्शन भी होता है। तो ये चीज कब काम आएगी, जब हम इसका वैल्यू निकाल रहे होंगे, ध्यान रखना। सो चलो इसी के ऊपर बेस्ड अभी एक क्वेश्चन करते हैं एंड देखते हैं कैसे हो गए। समझना ध्यान से इसको, बिकॉज काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, अगर इसको समझ जाओगे तो फील्ड का कॉन्सेप्ट में क्लियर हो जाएगा। आगे जाके ऐसे क्वेश्चन तुम्हें और मिलेंगे क्लास 12th में, बस वहां पे फर्क ये होगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड के क्वेश्चन बदल जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे होगे। अभी क्लास 11th में हो, अभी ग्रेविटी को एंजॉय करो। सो यहाँ पे है 2 बॉडीज ऑफ मासेस 100 kg एंड 1000 kg आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। 2 बॉडी है, एक बॉडी m1 है, कितनी, 100 kg की, और दूसरी बॉडी हमारी 1000 kg की है, उससे बड़ी है, थोड़ा बड़ी बना दी मैंने, m2 इज इक्वल टू 1000 kg। ये दो हमारी बॉडी रखी है एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक 1 मीटर का डिस्टेंस हो गया। ठीक है, आगे है कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड द पोटेंशियल। अभी हम पोटेंशियल की बात नहीं करेंगे। एट द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग देम। सो मिड पॉइंट पे इसका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा ये हमें निकालना है। तो सोच के देखो, 1 मीटर दूर ये दोनों पॉइंट्स हैं, तो इनका मिड पॉइंट कहां पे होगा, यहां कहीं होगा मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट से इधर की तरफ भी तुम्हारा डिस्टेंस कितना, ये हो जाएगा 0.5 मीटर, इसका हाफ कर लो 1 मीटर का, और इस तरफ भी हो जाएगा 0.5 मीटर। ये हो गया तुम्हारा डिस्टेंस दोनों तरफ का। तो इस जगह पे हमें क्या बताना है, वी हैव टू कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इस जगह पे फोर्स पर यूनिट मास तुम्हें कैलकुलेट करना है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब समझना कॉन्सेप्ट ध्यान से, कॉन्सेप्ट समझ गए तो आराम से निकाल लोगे इसको। यहां पे देखो, एक ये मास है, अब ये मास कुछ ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट कर रहा होगा अपने चारों तरफ। ठीक है, ये मास है, ये अपने चारों तरफ कुछ ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट कर रहा होगा। तो हमें चारों तरफ से मतलब नहीं है, हमसे पूछा गया है कि बताओ यहाँ पे लाइन ज्वाइनिंग के मिड पॉइंट पे यहाँ पे कितना ग्रेविटेशनल फील्ड बना रहा है। सो हम सिर्फ इस पॉइंट पे ही फोकस करते हैं। सो इस पॉइंट पे ये वाला मास m1 कुछ फील्ड क्रिएट कर रहा होगा अपनी तरफ, कुछ इस तरह। मैं फील्ड का नाम F1 दे देता हूँ। ठीक है, F यहाँ फोर्स को रिलेट नहीं कर रहा है, F यहाँ पे बता रहा है फील्ड। सो यहाँ पे ये वाला मास कुछ फील्ड क्रिएट कर रहा होगा अपनी तरफ को। उसी तरह ये 1000 kg वाला मास है, ये भी तो कुछ फील्ड क्रिएट कर रहा होगा अपनी तरफ। सो ये अपनी तरफ को एक फील्ड क्रिएट करेगा, और जो ज्यादा बड़ी होगी इसके मुकाबले ये हो जाएगी F2। तो इसको हम थोड़ा बड़ा बना सकते हैं,
F2 का जो फील्ड का इंटेंसिटी होगा वो ज्यादा होगा। क्यों? ऑब्वियस ही बात है, बिकॉज ये वजन ज्यादा है। तो जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा, वजन ज्यादा होगा, वो ज्यादा फील्ड क्रिएट करेगा या ज्यादा बड़ी इंटेंसिटी की फील्ड क्रिएट करेगा। इस चीज का आइडिया तुम लोग को देखो होना चाहिए। अब यहाँ पे चलो बताते हैं, यहाँ पे दो फील्ड्स क्रिएट हुई, एक इस मास ने फील्ड क्रिएट किया F1 और एक दूसरे वाले मास जो कि भारी मास है इसने भी कुछ फील्ड क्रिएट किया F2। बड़ा कौन सा फील्ड है? F2 वाला, क्योंकि वो सेकंड मास की वजह से क्रिएट हो रहा है। सो मैंने जस्ट अभी तुम्हें एक पॉइंट बताया दैट जो ये F/m होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड का इंटेंसिटी होता है, ये एक वेक्टर है। तो इसको वेक्टर के तरीके से सॉल्व करना है, यानी कि डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस करना होगा। यहाँ दिख रहा है F1 और F2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन की फील्ड्स हैं, बिकॉज यहाँ पे मासेस भी देखो डिफरेंट डायरेक्शंस में रखे हैं। सो यहाँ पे नेट फील्ड कितना आएगा? अगर हम कहें नेट फील्ड या नेट ग्रेविटेशनल फील्ड, ये हो जाएगा F2 माइनस F1। F2 में से F1 का वैल्यू माइनस कर देंगे। यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? फॉर्मूला यूज करोगे ये वाला F/m वाला, Gm/r²। ये हो जाएगा, देखना F2 कैसे निकलेगा? G तो कांस्टेंट है, सेम रहेगा। M मास ये हो जाएगा M1, ये हो जाएगा, पहले F2 का रखना है तो M2 रखेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा M2/r²। R कितना है? 0.5 डिस्टेंस है इस पॉइंट से, चाहे इस मास का हो चाहे इस मास का हो, दोनों मास का डिस्टेंस सेम है। नीचे हो जाएगा अपॉन r2², ठीक है, इसको r2 मान लेना, दोनों ही वैसे सेम है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर माइनस यहाँ पे हो जाएगा Gm1/r1²। तुम चाहे तो r1 r2 लेने की जगह सिर्फ यहाँ पे r और r ले सकते हो, बिकॉज दोनों ही डिस्टेंस दोनों तरफ से सेम आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या कॉमन ले सकते हो फॉर्मूले में? कॉमन लेके सॉल्व कर लोगे तो तुम्हें आसानी रहेगी। यहाँ पे कॉमन आ जाएगा तुम्हारा G और r²। सो ये हो जाएगा G/r², ब्रैकेट के अंदर M2 माइनस M1। ऐसे बना के तब वैल्यू रखोगे तो तुम्हें सॉल्व कम करना पड़ेगा, अदरवाइज वैल्यू रखने को तुम्हें यहीं पे रख देता, तुम्हें दोनों जगह सॉल्व करना पड़ता। कॉमन लेने से हमें कैलकुलेशन थोड़ा कम करना पड़ता है। अब यहाँ पे जो जो वैल्यू तुम्हें पता है वो रख दो। ये हो जाएगा G का वैल्यू, G कांस्टेंट है, इसका वैल्यू कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻11 अपॉन r²। फिर r का वैल्यू कितना है? r का वैल्यू हमारा 0.5 है, तो ये 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई बाय M2 माइनस M1, M2 का वैल्यू है 1000 माइनस M1 कितना है? 100। बस कर दो, इसको निकाल लो, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11, 0.5 का स्क्वायर आ जाएगा 0.25 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे आ जाएगा 900। सो बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 2.4 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर केजी। इसको अगर सीबीएसई बोर्ड में हो तो ऐसी कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लेना, एंड अगर आईएससी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो तुम कैलकुलेटर का यूज करके भी इसको निकाल सकते हो बड़े आराम से। आई होप समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। जब भी ग्रेविटेशनल फील्ड की बात होगी एंड एक से ज्यादा मासेस होंगे तो बस इस बात का ध्यान रखना कि ग्रेविटेशनल फील्ड का जो इंटेंसिटी होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो वेक्टर क्वांटिटीज में हमें क्या करना होता है, अगर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स वो चीज क्रिएट कर रहे होंगे तो हमें देखना पड़ेगा डायरेक्शन। जैसे मान लो यहाँ पे दो मासेस थे, एक मास इधर को फील्ड क्रिएट कर रहा था, मतलब एक मास अपनी तरफ को ये फील्ड क्रिएट कर रहा था और दूसरा वाला मास अपनी तरफ को ये फील्ड क्रिएट कर रहा था। सो यहाँ पे नेट फील्ड में दोनों फील्ड माइनस हो जाएगी, इतना तुमको समझना पड़ेगा। आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलो इसके बाद अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि है पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। इसको समझ लो ध्यान से, बिकॉज एक नई चीज है। ये क्या होती है इसको समझते हैं। यहाँ पे इसका डेफिनेशन है पोटेंशियल का, दैट वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। समझना इस चीज को ध्यान से। मान लेते हैं हमारे पास एक मास है, यहाँ पे देखो एक मास मैंने बनाया हुआ है, ये इंफिनिटी पे रखा है। अब इस इंफिनिटी का कॉन्सेप्ट जरा ध्यान से समझना। इन्फिनिटी बहुत सारी हो सकती है, हो सकता है इन्फिनिटी यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है इन्फिनिटी यहाँ पे प्रेजेंट हो। देयर कैन बी मल्टीपल इन्फिनिटीज। इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं होता कि इनफाइनाइट दूर। इन्फिनिटी का मतलब ये होता है एक ऐसी जगह जहां पे तुम्हारा ग्रेविटेशनल फील्ड एब्सेंट हो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एटम होगा, है ना, दिख नहीं रहा है ऑब्वियसली, बट इमेजिन करके देखो, यहाँ पे एक छोटा सा एटम होगा, अगर उसके ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें तो उसका ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत थोड़ा सा ही होगा, बिकॉज उसका मास बहुत कम होगा एटम का, तो उसका ग्रेविटेशनल फील्ड का दायरा भी बहुत कम होगा। तो एक एटम का जहां तक ग्रेविटेशनल फील्ड काम करेगा उसके बाहर का यही वाला एरिया इन्फिनिटी हो गया। मान लो अर्थ है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड और ज्यादा दायरे तक होता है, तो जहां पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड खत्म होगा उसके बाहर का एरिया अर्थ का इन्फिनिटी हो गया। सो यहाँ पे इन्फिनिटी का मतलब समझे, इन्फिनिटी का मतलब डजंट मीन एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। इन्फिनिटी का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना सा है
कि जहां पे तुम्हारे उस बड़े ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल फील्ड लगना बंद हो जाए। वो 1 मीटर दूर का डिस्टेंस हो सकता है, वो 10 किलोमीटर दूर का हो सकता है 10 लाइट ईयर दूर का डिस्टेंस हो, वो डिस्टेंस मायने नहीं रखता। बस तुम्हें इतना समझना है जहां पे उस ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं लगेगा, इस ऑब्जेक्ट का नहीं, दूसरा ऑब्जेक्ट जो ग्रेविटेशनल पुल बना रहा होगा उसका फील्ड जहां लगना बंद हो जाएगा वही जगह क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस इन्फिनिटी से यानी कि एक ऐसे पॉइंट से जहां कोई फील्ड नहीं है, वहां से इस मास को उठा के एक ऐसे पॉइंट तक लाने पे जहां पे फील्ड प्रेजेंट है, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो यहां तक लाने में कितना वर्क डन हुआ, तो उस वर्क डन को अगर हम इस ऑब्जेक्ट के मास से डिवाइड कर दें, यानी कि वर्क डन पर यूनिट मास इन ब्रिंगिंग दैट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल एट अ पॉइंट। ठीक है, पोटेंशियल का मतलब फिर से समझ लो, किसी मास को इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट का मतलब एक्चुअली इनफाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट का मतलब सिर्फ इतना सा है कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे कोई ग्रेविटेशनल फील्ड प्रेजेंट नहीं है, वहां से उठा के उस मास को एक ऐसे पॉइंट तक लेके आना है जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो यहां से यहां तक लाने में मास को कितना हमें वर्क करना पड़ा, तो उसी वर्क को इस ऑब्जेक्ट के मास से डिवाइड कर दो, यानी कि वर्क डन पर यूनिट मास इज नोन एज पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। सो यहाँ पे इसका डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। सो व्हाट इज पोटेंशियल? वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, राइट। सो अब इसी का हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं और इसी पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। डेरिवेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है, एंड डेरिवेशन से पहले इसका डायमेंशन जल्दी से देख लो। V का फॉर्मूला याद रखना, वर्क डन पर यूनिट मास, इसी से तुम्हारा डायमेंशन निकल आएगा। डायमेंशन अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो फॉर्मूला का यूज करो, वर्क का यहाँ डायमेंशन रखो ml2t-2, नीचे क्या है मास, m से m कट जाएगा, कितना आ जाएगा L2t-2, ये आ जाएगा डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल। आई होप समझ में आ गया होगा। एंड बेसिकली जो पोटेंशियल होता है ये तुम्हारा स्केलर होता है, यहाँ मैं लिखा नहीं है, लिख देता हूँ दैट ये जो पोटेंशियल है दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्यों है? बिकॉज वर्क डन तुम्हारा क्या होता है, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, स्केलर। तो स्केलर है, स्केलर में सीधे चीजें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पे तुम्हें डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे चीजें ऐड कर दोगे पोटेंशियल के केस में। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला हमें डिराइव करना है फॉर दिस पोटेंशियल। अब आती है मजेदार चीज जिसमें बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन भी होता है। सो अगर तुम्हें डेरिवेशन सीखना है तो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन वाला मेरा जो वीडियो है उसको जरूर से जाके एक बार देख लेना, एंड बाकी अगर इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आता है तो फिर यहीं पे डायरेक्टली कंटिन्यू कर सकते हो इस वीडियो को। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी इसको डिराइव करना। यहाँ पे मान लो एक बड़ा सा मास हमारा रखा है, पॉइंट मास इसको अभी हम मान लेते हैं। तो एक ये मास है जो फील्ड क्रिएट कर रहा है अपने चारों तरफ। ठीक है, अब जिस मास को हमें लेके आना है इनफाइनाइट से इस फील्ड में, वो ये वाला मास है, छोटा सा मास, इसलिए मैंने लिख दिया यूनिट मास। तो इस यूनिट मास को हमें इनफाइनाइट से इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर लाना है, ये काम करना है। लेकिन डेरिवेशन के टाइम हम उल्टा करते हैं। डेरिवेशन जब हम कर रहे हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा यूनिट मास ये है, इसको हमें लेके जाना है कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, ये हम मान के चल रहे हैं अभी। ठीक है, तो मान लो इस मास को हमने यहां से यहां तक मूव किया, इस छोटे से डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं dr, dx मान सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि r डिस्टेंस हम मान रहे हैं तो छोटे डिस्टेंस को dr डिस्टेंस हम मान लेते हैं। हमेशा जब कोई इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चीज मानते हैं तो उसके पीछे d लगा देते हैं। dr का मतलब वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो इतने से स्मॉल डिस्टेंस में जब हम इस मास को लेके जाएंगे यहाँ से यहाँ तक, तो क्या होगा, कुछ वर्क डन होगा। सो ये स्मॉल वर्क कितना होगा, यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल वर्क, infinitesimally small work done in moving this mass at dr distance। dr डिस्टेंस तक मूव करने में इस मास को कितना वर्क डन हुआ, सो दैट स्मॉल वर्क डन विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट मैं नहीं लिख रहा हूँ बट समझ लेना, स्मॉल वर्क डन इन मूविंग दिस यूनिट मास बाय dr, स्मॉल डिस्टेंस dr। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, इसको मान लो dw स्मॉल वर्क को, ये हो जाएगा इक्वल टू, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो जाएगा, फोर्स हमारा F मान लेते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये हम dr डिस्टेंस से मूव कर रहे हैं तो F dr हो गया। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। सो स्मॉल वर्क डन इतना आ गया। सो इंटीग्रेशन का तरीका यही कहता है कि स्मॉल चीज निकाल लो और उसको पकड़ के ऐसे खींच के बड़ा कर दो, मतलब इंटीग्रेट कर दो, क्या बन जाएगा तुम्हारा, बड़ा वाला टोटल वर्क बन जाएगा। सो यहाँ पे स्मॉल वर्क का फॉर्मूला समझ में आ गया। सो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस स्मॉल वर्क, इंटीग्रेशन ऑफ dw। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम कहां से कहां तक मूव कर रहे हैं, देखो r डिस्टेंस पे तो हम ऑलरेडी थे, यहां से इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, तो यहाँ पे लिमिट जो हमारी हो जाएगी, ये हो जाएगी r से लेके
इनफाइनाइट तक। आई होप इतना क्लियर होगा। जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं किसी चीज का, तो यहाँ पे हमें लिमिट डिफाइन करनी होती है। आर डिस्टेंस पे हम पहले से थे, कहाँ तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट तक। सो आर से इनफाइनाइट तक हमारी लिमिट हो गई। अब इसी को हमें सॉल्व करना है। क्या करो, इंटीग्रेशन के अंदर डी डब्ल्यू का पहले फॉर्मूला रखो। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा इंटीग्रेशन आर इनफाइनाइट। अभी इंटीग्रेट कर नहीं रहे हैं, अभी सिर्फ लिख रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा डी डब्ल्यू का फॉर्मूला एफ डी आर। सो अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला रखना पड़ेगा। डी आर तो हमारा ऑपरेटर है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। चलो, ये हो जाएगा एफ का फॉर्मूला रखो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला रखते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। सो यहाँ पे m1 बड़ा मास हमारा m हो जाएगा, छोटा वाला मास m होता है, स्मॉल m। लेकिन यहाँ पे वी हैव टेकन यूनिट मास, तो यहाँ पे m इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो इसीलिए स्मॉल m का वैल्यू नहीं रखेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना ये चीज, यहाँ पे स्मॉल m क्यों नहीं रख रहे हैं, m1 m2 होता है, लेकिन यहाँ पे दूसरा वाला मास, छोटा वाला मास हमने यूनिट मास माना है, लिखा भी है यूनिट मास, इसीलिए यहाँ पे स्मॉल m का वैल्यू नहीं रखा गया, 1 रख दिया है हमने। अब यहाँ पे अपॉन आर स्क्वायर और आगे क्या है डी आर। इतना आई होप समझ में आ गया होगा। अब इंटीग्रेशन का रूल ये होता है कि जितनी भी चीजें कांस्टेंट है, जो चेंज नहीं हो रही है विद टाइम, उनको हम बाहर ले आते हैं। तो यहाँ पे देखो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये सेम रहेगा, मास चेंज नहीं होगा। ऐसा तो है नहीं मास को यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो यहाँ पे इसका मास बदल जाएगा। सो ये दो चीजें कांस्टेंट रहेंगी, तो इनको बाहर ले आओ। ये हो जाएगा जी एम इंटीग्रेशन आर से लेके इन्फिनिटी तक। यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर, 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर। अब ये हमें इंटीग्रेट करना है। डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, इसको क्या करो, ऊपर ले आओ। ये हो जाएगा जी एम और यहाँ पे इंटीग्रेशन सिंबल आर से इनफाइनाइट तक, आर को यहाँ पे ऊपर ले आएंगे, ये हो जाएगा आर टू द पावर -2 डी आर। ये हमें अब इंटीग्रेट करना है। सो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला सिंपल ये होता है, अगर तुम्हें इंटीग्रेट करना हो इसको x रेज टू द पावर n को dx, तो ये क्या हो जाता है, दिस इज इक्वल टू x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। ये होता है तुम्हारा पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में इस तरह इंटीग्रेट करते हैं। सो यहाँ के बाद यहाँ देखना, इंटीग्रेट करेंगे, g और m तो ऐसे ही लिखा रहेगा बाहर। इंटीग्रेट करने के बाद 1 अपॉन आर स्क्वायर था, r की पावर -2 हो गया, क्या होगा, ये हो जाएगा r की पावर -2 + 1 और डिवाइड बाय -2 + 1। ये हो गया सिंपल इंटीग्रेट। आई होप क्लियर हो गया होगा। फॉर्मूला ये है इंटीग्रेशन का, वहां लिखा हुआ है कि अगर x रेज टू द पावर n होता है तो इसका इंटीग्रेशन ये आ जाता है, x टू द पावर बढ़ जाती है अपॉन उसी बढ़ी हुई पावर से हम डिवाइड भी कर देते हैं। फिर आगे यहाँ पे लिमिट लगा दो r और इन्फिनिटी। ये तरीका हम बता रहा हूँ इंटीग्रेशन का पूरा। तो ये हो जाएगा gm, ये ऐसे ही रखा रहने दो, और यहाँ पे अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, कितना आ जाएगा, यहाँ पे -2 + 1 -1 हो जाएगा, तो एक -1 मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, और -1 भी कैसे, माइनस साइन ले लो। यहाँ पे हो जाएगा r की पावर -2 + 1 यानी कि r की पावर -1। तो बस सॉल्व हो गए, और लिमिट r से इन्फिनिटी। देखो लिमिट तब तक लिखते रहेंगे जब तक लिमिट अप्लाई नहीं कर देंगे, अभी तक लिमिट हमने अप्लाई नहीं की है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, r की पावर -1 है, r अपॉन में लिख दो, तो ये हो जाएगा gm और ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे 1 अपॉन r, और यहाँ पे हो जाएगा r टू इनफाइनाइट। बस अब यहाँ पे हमें लिमिट्स पुट करनी है। लिमिट पुट करने का तरीका क्या होता है, पहले अपर लिमिट रख दो r में, फिर उसके बाद लोअर लिमिट। क्या होगा देखते हैं। यहाँ पे अच्छा माइनस भी रहेगा, ध्यान रखना। फिर यहाँ पे हो जाएगा gm, पहले हम रखेंगे अपर लिमिट, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी। फिर बाद में बीच में रखते हैं माइनस, और -1/r में रखेंगे r का वैल्यू, तो ये आ जाएगा। आई होप इतना क्लियर होगा। पहले हमने देखो 1 अपॉन आर में इन्फिनिटी का वैल्यू रखा, और माइनस साइन 1 अपॉन आर के साथ था ही, तो माइनस साइन भी हमने लगा दिया। ये आ गया -1 अपॉन इन्फिनिटी, फिर माइनस बीच में रखता है, फिर लोअर लिमिट का वैल्यू रखेंगे, ये आ जाएगा 1 अपॉन आर, और माइनस साइन इसके साथ ही रहेगा। अब बस इसको सॉल्व कर लेंगे, कुछ नहीं बचा अभी इसमें। ये आ जाएगा gm, और आगे यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी होता है 0, तो ये आ जाएगा 0, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा हमारा 1 अपॉन आर। ठीक है, तो क्या आ गया, gm अपॉन r आ गया सिंपल। सो यहाँ पे सिंपल हमारा फॉर्मूला बन के आ जाएगा gm अपॉन r, प्लस का आया है, ये हमारा हो जाएगा पोटेंशियल। लेकिन एक चीज समझ लो, यहाँ पे जब हमने फॉर्मूला को डिराइव किया था, तो हम मास को कहाँ से कहाँ लेके जा रहे थे, हम मास को इस r डिस्टेंस से इन्फिनिटी की तरफ लेके जा रहे थे। लेकिन अगर यहाँ पे तुम पोटेंशियल का डेफिनेशन पढ़ो, तो डेफिनेशन क्या कहता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। लेकिन हम तो पॉइंट से इन्फिनिटी की तरफ उल्टा लेके गए हैं। तो यहाँ पे एक काम लास्ट में और हमें करना पड़ेगा कि हमने देखो क्या माना है, हम
r डिस्टेंस से इनफाइनाइट पे ले जा रहा है, इसका हमने पोटेंशियल निकाला। तो अगर इनफाइनाइट से r डिस्टेंस पे उल्टा काम करेंगे, इधर से अगर इधर लाएंगे तो यहाँ पे हमारा पोटेंशियल निगेटिव हो जाएगा। सो फाइनल फॉर्म में हम क्या करेंगे, फाइनली यहाँ पे हम लिखेंगे एक चीज, नाउ टू ब्रिंग द मास फ्रॉम इंफिनिटी टू r, इंफिनिटी से r तक लाने में, अभी r से इंफिनिटी ले जा रहे थे, डेरिवेशन हमने r से इंफिनिटी तक का किया है, अगर हमें इंफिनिटी से r लाना है तो कुछ नहीं, बस इसी फॉर्मूले में निगेटिव लगा दो, v इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस जी एम अपॉन आर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर दी पोटेंशियल। सो पोटेंशियल निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। आई होप डेरिवेशन समझ में आ गया होगा पूरा। वैसे तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा सेशन के एंड के बाद, डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना, वहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में सारे नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे। एंड अगर वहाँ नहीं अवेलेबल होते हैं नोट्स तो एक काम करना, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे तुम्हें ये सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। चलो अब इसके बाद देखते हैं इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था वहाँ पे मैंने पोटेंशियल वाला पार्ट कट कर दिया था, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड का इंटेंसिटी निकाल चुके थे, इस बार पोटेंशियल निकालते हैं मिड पॉइंट पे। सेम वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, पोटेंशियल नहीं निकाला था, पोटेंशियल निकाल के दिखाता हूँ मैं। यही केस है, मान लो यहाँ पे दो मासेस हैं, एक हमारा m1 था 100 kg का और एक हमारा m2 था 1000 kg का, और ये दोनों का डिस्टेंस था 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस था 1 मीटर का। और हमसे कहा गया था कि मिड पॉइंट पे पहले ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकाल चुके हैं हम, पोटेंशियल निकालना था। तो यहाँ से ये डिस्टेंस हो जाएगा 0.5, सेम उसी तरह यहाँ से ये डिस्टेंस हो जाएगा 0.5। इस जगह पे हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो समझना, कुछ पोटेंशियल ये वाला मास क्रिएट करेगा, कुछ पोटेंशियल ये वाला मास क्रिएट करेगा। अब यहाँ पे पोटेंशियल का कोई डायरेक्शन नहीं होता, सिंपल जितना जितना पोटेंशियल दोनों क्रिएट करेंगे दोनों मासेस, वो हम ऐड कर देंगे। देखो कुछ पोटेंशियल ये क्रिएट करेगा V1, कुछ पोटेंशियल ये क्रिएट करेगा V2, और दोनों ऐड हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज यहाँ पे पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, यहाँ डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं देखना कुछ। तो ये चीजें तुमको समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे टोटल V या नेट V, नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2, बिकॉज दोनों मासेस कुछ कुछ पोटेंशियल क्रिएट करेंगे, ये कॉन्सेप्ट समझना। अब यहाँ पे पहला मास कितना पोटेंशियल क्रिएट करेगा, फॉर्मूला देख लो, अभी जस्ट हमने डिराइव किया है। तो फॉर्मूला हमारा क्या आया था, लास्ट में देखो साइन समेत लेना फॉर्मूला, ध्यान रखना इस चीज का, माइनस जी एम अपॉन आर। इसको रख दो, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस जी M1, मास हमारा M1 है, अपॉन R कितना है 0.5, बट अभी R ही रख दो। यहाँ पे R1 R2 लेने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्या? बिकॉज यहाँ पे हमारा डिस्टेंस सेम है दोनों तरफ, तो R1 R2 लेने की जरूरत नहीं है, मासेस अलग अलग हैं इसलिए मास को मैं M1 मान रहा हूँ। फिर प्लस V2, प्लस उसके बाद यहाँ भी क्या लगेगा, माइनस जी M2 अपॉन R हो जाएगा अगला वाला पोटेंशियल। ये हो गया सेकंड पोटेंशियल। तो बस इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके पहले फॉर्मूला सही से बना लो, तब वैल्यू रखना, तब तुम्हें थोड़ा कम सॉल्व करना पड़ेगा। सो यहाँ पे सॉल्व करो, इसको कितना आएगा, जी और आर यहाँ पे कॉमन ले सकते हो माइनस साइन के साथ, ये हो जाएगा माइनस साइन कॉमन, जी बाय आर यहाँ पे हमने ऐसे ले लिया, क्या आएगा, यहाँ आएगा M1 माइनस, क्योंकि कॉमन ले चुके हो, क्या बचेगा प्लस M2। ऐसे करने से हमें कम सॉल्व करना पड़ता है, तब वैल्यू रखोगे तो कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब यहाँ g का वैल्यू रखो, r का वैल्यू रखो और M1 प्लस M2 का वैल्यू रखो। ये हो जाएगा, g का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, ये माइनस लगेगा पहले, ध्यान रखना ये वाला। फिर अपॉन r, कितना डिस्टेंस है, 0.5 का डिस्टेंस है, जिस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना है, इधर से भी इधर से भी, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट के अंदर M1 प्लस M2, यानी कि 100 प्लस 1000 कितना आ जाएगा, प्लस कर दो तो 100 प्लस 1000 1100 आ जाएगा। तो बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं अभी। सो ये हो जाएगा 6.67 माइनस का इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 0.5 और मल्टीप्लाई बाय 1100। तो बस इसको सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा 1.47 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, और यूनिट क्या होगा इसका, ये हमारा पोटेंशियल है। सो पोटेंशियल का हमारा फॉर्मूला क्या था, पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारा था ये, और इसको हमने कहा क्या था, वर्क डन पर यूनिट मास। तो यहाँ पे हो जाएगा, समझना ये चीज, ये हो जाएगा जूल पर केजी, वर्क डन पर यूनिट मास, यही तो था पोटेंशियल। तो जूल पर केजी सबसे आसान ऐसा यूनिट है, जूल पर केजी, यही लिख दो, न्यूटन में जाने की जरूरत नहीं है। सो ये आ जाएगा हमारा नेट पोटेंशियल एट दिस पॉइंट।
आई होप तुम लोग को ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। देखो फर्क क्या है पोटेंशियल और फील्ड में। जो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड का इंटेंसिटी था, फील्ड क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी था, वहां पे हमें देखना पड़ रहा था फील्ड का डायरेक्शन, उसके अकॉर्डिंग हम प्लस या माइनस करते थे। लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता पोटेंशियल में, तो इसीलिए सिंपली ऐड कर दोगे जितने भी पोटेंशियल तुम्हारे हो रहे होंगे। यहाँ दो मासेस की वजह से पोटेंशियल था, दोनों का पोटेंशियल निकाल के दोनों का ऐड कर दिया। अगर मान लो यहाँ पे 3 मासेस प्रेजेंट होते तो हम तीनों का पोटेंशियल अलग अलग निकाल के उन तीनों को ऐड कर देते। बेसिकली मैंने अलग अलग नहीं निकाला है, ऐसे लिख के फॉर्मूला पहले एक जैसा बना दिया, सिंप्लीफाई कर दिया फॉर्मूला को, उसके बाद वैल्यू रख के सॉल्व कर दिया तो हमारा यहाँ पे पोटेंशियल आ गया। एक बार प्रैक्टिस करना है इस चीज की, ये फॉर्मूला बनाना अगर समझ जाओगे तो तुम्हें कम कैलकुलेशन करके ही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बाकी अगर तुम अलग अलग यहीं पे वैल्यू रख दोगे तो तुम्हें ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब ऐड करोगे। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद यहाँ पे जो हमारा पोटेंशियल वाला फॉर्मूला था उसी से रिलेट करके हम यहाँ पे एक और नया फॉर्मूला बना सकते हैं। सिमिलरली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन अर्थ सरफेस, अगर अर्थ के सरफेस पे तुम्हें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना हो, मान लो किसी हाइट पे जाके, मान लो अर्थ के सरफेस से हम कहें कि 5 किलोमीटर ऊपर का पोटेंशियल बताओ कितना होगा, तो इसका वैल्यू कैसे बता सकते हो? सेम फॉर्मूला वही है, V = -gm/r। क्या हो गया? माइनस जी, यहाँ पे m की जगह मास ऑफ अर्थ हो जाएगा, बिकॉज यहाँ अर्थ में ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करेगा। सो ये हो जाएगा me/, रेडियस कितना हो जाएगा? देखो अर्थ का रेडियस ये हो जाएगा re, इससे भी h हाइट ऊपर तुम गए तो re + h, ये हो जाएगा तुम्हारा टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो re + h अपॉन में रख दोगे। तो बस सिंपल यहाँ पे इस फॉर्मूला में हमने re + h कर दिया, क्या बन गया? V = -gme/re + h। तो एक तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है पोटेंशियल निकालने का। एक और चीज, यहाँ पे तुमने एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक फॉर्मूला डिराइव किया था लास्ट वाले वीडियो में, G = gme/re²। अगर इसमें हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें, re² को ले आए इधर g के साथ, तो gre² हो जाता है gme। ये तुम लोग रिलेशन याद रखना या बनाना सीख लो, एटलीस्ट याद मत रखना, भले इसको बनाना सीख लो। यहाँ पे gme को हम हमेशा रिप्लेस कर सकते हैं gre² से। ये तुम्हें कई न्यूमेरिकल्स में करना पड़ेगा, कई डेरिवेशंस में भी करना पड़ेगा लास्ट में। gme को हम रिप्लेस कर सकते हैं स्मॉल g re² से। सो यहाँ पे देखो gme कहाँ आ रहा है? न्यूमरेटर में। तो इसको अगर हम रिप्लेस कर दें स्मॉल g re² से तो क्या हो जाएगा? gme को बदल दो, g re² हो जाएगा। तो -g re² / re + h। एक ये भी फॉर्मूला होता है पोटेंशियल निकालने का। नाउ दैट डिपेंड्स कि तुम्हें क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू दे रखी है। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का तुम्हें वैल्यू दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे पोटेंशियल निकालने के लिए। एंड अगर तुम्हें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और मास वगैरह सब दिया हुआ है तो तुम इस वाले फॉर्मूला का यूज करके पोटेंशियल निकाल लोगे। दोनों से ही सेम ही पोटेंशियल आता है, बट डिपेंड यही करता है कि क्वेश्चन में तुम्हें क्या चीज दे रखी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया होगा, ये वाला फॉर्मूला बना के यूज करोगे। अगर तुम्हें मास दिया होगा उस पर्टिकुलर प्लैनेट का या ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ पे इस वाले पोटेंशियल का फॉर्मूला का यूज करोगे। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो, अदरवाइज सेशन के एंड के बाद पीडीएफ तो मैं प्रोवाइड कर ही दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक ये है, इसको जाए ज्वाइन कर लेना, वहां पे तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगा इस चैप्टर का। चलो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड यहाँ पे देखते हैं क्या पूछा गया है। द मास ऑफ द अर्थ इज 6.0 × 10⁻24 kg। फिर आगे कैलकुलेट विद साइन द पोटेंशियल एनर्जी। अभी एनर्जी की बात नहीं करेंगे, एनर्जी मैं आगे बताऊंगा, तब इसको बताऊंगा कैसे निकालना है। सेकेंड पार्ट देखो, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.35 × 10⁻10 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये निकालना है, ठीक है। उसको एनर्जी वाला अभी कॉन्सेप्ट में बाद में समझाऊंगा, तब अभी उसका न्यूमेरिकल कराऊंगा। अभी यहाँ पे पहले सेकंड पार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या हमें पता है? वी आर गिवन मास ऑफ द अर्थ इतना, me हमें पता है मास ऑफ अर्थ। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट विद साइन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.35 × 10⁻10 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। हमें डिस्टेंस डायरेक्टली सेंटर से दे रखा है, हमें re + h डायरेक्ट दे रखा है, इसमें हमें ऐड वैड नहीं करना re और अलग अलग। यहाँ पे तुमको डायरेक्ट रेडियस दे रखा है फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट। बस तुम्हें उस पॉइंट का क्या बताना है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? यही यूज कर लो, V = gme/re + h। re + h तुमको डायरेक्टली दे रखा है, बस ये है। तो ये हो जाएगा V = -gme/re + h। re + h का वैल्यू यही डायरेक्ट दे रखा है, ध्यान रखना, re अलग अलग नहीं रखना है तुम्हें। ये हो जाएगा -g का वैल्यू 6.67 × 10⁻−11। मास ऑफ अर्थ हमें क्वेश्चन में दे रखा है
6 इंटू 10⁻24 kg, इतना भारी अर्थ है, अपॉन Re प्लस एच, ये तुमको दे रखा है 3.35 इंटू 10⁻10। अब यहाँ पे पावर्स को 10 की पावर्स को अपने आप सॉल्व कर लेना और उसके बाद यहाँ पे नंबर्स को मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना अगर सीबीएसई बोर्ड से हो तो। आईसीएसई बोर्ड वालों के लिए सहूलियत है, डायरेक्ट तुम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे आ जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24 डिवाइड बाई 3.35 इंटू 10⁻10 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 12 इंटू 10⁻3 और ये हमने क्या निकाला है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट मास यानी कि जूल पर केजी। सो ये आ जाएगा हमारा पोटेंशियल एट दिस मच डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, इजी था, बस यहाँ पे तुम्हें पोटेंशियल का फॉर्मूला समझ में आना चाहिए। चलो अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले अपने टॉपिक की तरफ, विच इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अभी इसका न्यूमेरिकल आया था बट मैंने किया नहीं था, पहले कॉन्सेप्ट ही समझ लो एनर्जी वाला, फिर इसके बाद एनर्जी भी हम निकालेंगे। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तुम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था, U इज इक्वल टू mgh। अब वो पुराना हो गया, अब हम थोड़ा सा एडवांस फॉर्मूले पे जाने वाले हैं, थोड़ा डेरिवेशन वगैरह करेंगे यहाँ पे। तो ये क्या है समझते हैं इसको। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ये तो वही चीज हो गई पोटेंशियल वाली, लेकिन एक चीज यहाँ अलग है, अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पे पोटेंशियल का जो हमने डेफिनेशन देखा था ये वाला, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट मास। अगर हम यूनिट मास को इंफिनिटी से किसी ऐसे पॉइंट तक लेके आए जहां फील्ड हो तो वो क्या होता है पोटेंशियल। और अगर हम एक ऐसे ही रैंडम मास को, मतलब एक कुछ मास उसमें प्रेजेंट हो, यहाँ पे कोई यूनिट मास की बात नहीं की गई है, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी, सिर्फ बॉडी के बारे में कहा गया है, यूनिट मास नहीं कहा गया है। सो द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अभी हम इसका भी फॉर्मूला डिराइव करेंगे, देखेंगे ये क्या आता है। तो ये हमेशा नेगेटिव होती है, ये बात बस ध्यान रखना, बिकॉज इन्फिनिटी से जब तुम ग्रेविटेशनल फील्ड में बॉडी को लाओगे तो जैसे पोटेंशियल नेगेटिव आ रहा था इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में, वही चीज यहाँ भी हो जाती है। इन्फिनिटी से आर तक लाने में उल्टा काम हम कर रहे हैं, तो इसीलिए नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे बन जाती है। सो चलो इसको डिराइव करते हैं फॉर्मूला इसका। सेम पोटेंशियल वाले तरीके से ही होगा। मान लो ये हमारा मास है, लेकिन इस बार डेरिवेशन हम सीधे सीधे ही करेंगे। यहाँ पे मान लो ये हमारा मास है, ये कोई यूनिट मास नहीं है, हो सकता है 10 किलो का हो, 15 किलो का हो, 20 किलो का हो, मैं नहीं पता। ये यूनिट मास नहीं है, इसमें कुछ वजन होगा, 1 मास का नहीं है ये। तो यहाँ पे ये इनफाइनाइट पे रखा है, इनफाइनाइट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। मान लो मेरे हाथ का दायरा यहाँ तक है, तो मेरे हाथ के लिए मेरे हाथ के आगे का एरिया इनफाइनाइट हो गया। तो वही चीज है, ये मास इनफाइनाइट पे रखा है, मतलब एक ऐसी जगह रखा हुआ है जहां ग्रेविटेशनल पुल काम नहीं कर रहा है। फिर हम इसको उठा के कहाँ ले आए, ऐसी जगह ले आए जहां पे तुम्हारा ग्रेविटी लग रहा है, ग्रेविटेशनल पुल काम कर रहा है। तो इसको हम फील्ड के अंदर लाएंगे, कितना यहाँ पे वर्क डन होगा, वर्क निकालना है हमें। तो सोच के देखो वर्क क्या होता है, F इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे फोर्स तुम्हारा F है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी हम देखेंगे। और यहाँ पे अगर मान लो हम इसको थोड़े से डिस्टेंस dr डिस्टेंस के लिए लेके आए, तो यहाँ पे स्मॉल वर्क, जैसे हमने पोटेंशियल के केस में देखा था, स्मॉल वर्क डन कितना हो जाएगा, स्मॉल वर्क dw विल बी इक्वल टू ये फोर्स मल्टीप्लाई बाय दिस स्मॉल सा डिस्टेंस dr। तो फोर्स इंटू dr डिस्टेंस ये हो जाएगा स्मॉल वर्क डन। सो टोटल वर्क डन कैसे आएगा, इसी छोटे वर्क को इंटीग्रेट कर देंगे तो बड़ा वाला वर्क, यानी कि टोटल वर्क आ जाएगा कि इसको इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने में कितना वर्क लगेगा। सो इसी को इंटीग्रेट करेंगे dw को। सो इंटीग्रेशन ऑफ dw, बस कहाँ से कहाँ तक, इस बार इनफाइनाइट से r डिस्टेंस तक ला रहे हैं, इस बार इनफाइनाइट से r डिस्टेंस तक ला रहे हैं। तो यहाँ पे लिमिट ऐसे रखेंगे, जिधर से जिधर ले जाते हैं लिमिट वैसे ही रखी जाती है, इनफाइनाइट से r तक ले जाना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। चलो ये हो जाएगा 0 टू r, और यहाँ पे dw का यहाँ पे फॉर्मूला रख दो, f dr, यहाँ पे हो जाएगा f डॉट dr। अभी भी सॉल्व नहीं होगा बिकॉज अभी तुम्हें f का भी फॉर्मूला रखना पड़ेगा। सो अब यहाँ पे रखो फॉर्मूला f का। अब यहाँ ध्यान रखना, दोनों मासेस का वैल्यू तुम्हें रखना पड़ेगा, क्यों, बिकॉज यहाँ पे यूनिट मास तुमने नहीं माना, यही डिफरेंस है पोटेंशियल वाले केस से। यहाँ पे f का पूरा वैल्यू रखोगे। f यहाँ पे क्या है, f तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, विच इज इक्वल टू, ये तुम पढ़ चुके हो लास्ट वीडियो में, f इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यही तो होता है, यहाँ पे r स्क्वायर हो जाएगा। ये होता है तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। यहाँ पे बस ध्यान नहीं रखना कि m1 m2 नहीं रखते हैं हम,
इसका मास मान लेते हैं कैपिटल M, इसका मास मान लेते हैं स्मॉल m। तो यहाँ पे m1 m2 की जगह कैपिटल M स्मॉल m लेके चलोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। तो यहाँ पे हो जाएगा G m m अपॉन यहाँ पे हो जाएगा r स्क्वायर और आगे क्या है dr, ये तो यहाँ पे लगा ही हुआ है। तो ये हमने फॉर्मूला रख दिया। अब इसको इंटीग्रेट करना है, लेकिन इंटीग्रेट करने से पहले जितनी भी चीजें कांस्टेंट हैं उनको बाहर ले आएंगे। तो यहाँ पे g का वैल्यू कांस्टेंट है और मासेस जो है तुम्हारे वो कांस्टेंट रहेंगे, क्योंकि मास नहीं बदलता और g का वैल्यू नहीं बदलता है। तो ये g m और m ये हम ले आएंगे बाहर। इंटीग्रेशन के अंदर क्या रहेगा, यहाँ रहेगा 1/r स्क्वायर और dr, और यहाँ पे लिमिट क्या रहेगी, यहाँ 0 हमने रख दिया था, ये इनफाइनाइट होगा एक्चुअली, इनफाइनाइट से लेके r तक, यहाँ इनफाइनाइट होगा ये r होगा, ठीक है। इनफाइनाइट से लेके r तक ले जा रहे हैं। अब यहाँ 1/r स्क्वायर को कैसे इंटीग्रेट करें, तरीका देखो समझ लो। यहाँ पे हो जाएगा gm स्मॉल m और यहाँ पे हम r को ऊपर ले आते हैं, ये हो जाएगा इनफाइनाइट से लेके r तक और यहाँ पे r की पावर -2 dr। अब बस यहाँ पावर रूल इंटीग्रेशन का लगा दो, इंटीग्रेट कर दो इसको, ये हो जाएगा gmm और उसके बाद में इंटीग्रेट करने के बाद r टू दी पावर -2 है। सो कैसे इंटीग्रेट करते हैं, r की पावर -2 + 1 हो जाएगी, पावर 1 बढ़ जाएगी और इसी बढ़ी हुई पावर से डिवाइड हो जाएगा। वो बात अलग है, यहाँ माइनस का है तो पावर कम हो जाएगी, लेकिन हम +1 कर देते हैं पावर में भी और जो डिवाइड करेंगे वहाँ भी। आगे हो जाएगा तुम्हारा लिमिट इनफाइनाइट से लेके r तक। बस अब इसको सॉल्व कर दो, काम हो गया। ये आ जाएगा gm, r की पावर अंदर हो जाएगी -1 और नीचे भी आ जाएगा -1 और बस यहाँ पे लिमिट लगी रहेगी। अभी जब तक लिमिट का वैल्यू रख नहीं देते तब तक यहाँ पे लिमिट लिखते चलोगे। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा हमारा माइनस साइन हम बाहर ले आते हैं, ये हो जाएगा -gm और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 1/r और यहाँ पे लिमिट हो जाएंगी इन्फिनिटी से r। अब लिमिट का वैल्यू रखना है तो ये हो जाएगा -gmm, यहाँ पे भी m रहेगा एक स्मॉल m, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा, अब लिमिट रखते हैं, ये हो जाएगा 1/r, पहले अपर लिमिट रखा माइनस फिर लोअर लिमिट रखेंगे r में तो इन्फिनिटी आ जाएगा r की जगह। बस इसको सॉल्व कर लो। अब ये आ जाएगा -gmm और यहाँ सिर्फ ये हो जाएगा 0, 1/∞ 1/r बचेगा, ये हो जाएगा 1/r। बस बन गया फॉर्मूला। लास्ट में क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा u = -gmm/r। ये आ जाएगा हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। ये क्या है, वहाँ पे हमने W लेके चले थे, ये W का वैल्यू था, ये W का वैल्यू था, ये W का वैल्यू था, बट लास्ट में हम वर्क डन को चेंज कर देते हैं बिकॉज जितना वर्क होगा वो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आई होप समझ में आया होगा ये निकालना। एक बार देख लो इसको, कहीं पे कोई डाउट है तो नीचे कमेंट्स में लिखे तुम लोग पूछ सकते हो। डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्जाम में डेरिवेशंस भी पूछे जाते हैं और बाकी इनके ऊपर बेस्ड, इन फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा ये। इसके बाद इसी का हमें फॉर्मूला बना लेते हैं कि अर्थ सरफेस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसे निकालोगे। अभी आया था u = -gmem/re, यही आया था, mm आया था, मैंने me ले लिया है। अर्थ की बात कर रहे हैं तो बड़ा वाला मास हमारा अर्थ हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हमसे कह दे कि अर्थ के सरफेस से एक पर्टिकुलर हाइट पे निकालो पोटेंशियल, तो यहाँ पे re पे re+h रख देंगे, बस इतना ही हो जाता है। सो u = बन जाता है -gmem/re+h। और अभी मैंने तुम्हें एक कन्वर्जन बताया था, सो यहाँ पे gme की जगह अगर gre² से कन्वर्ट कर दोगे तो एक ये भी फॉर्मूला बन जाएगा। सो यहाँ पे ये दोनों ही फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते समय, राइट। तो बाकी मेन ये फॉर्मूला याद रखना, इससे ही तुम दोनों बना सकते हो। सो यहाँ पे चलो अभी इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे है द मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ आर 6 × 10⁻24 kg एंड 6400 किलोमीटर। व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 200 kg बॉडी प्लेस्ड 600 किलोमीटर हाई फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है वो समझो। यहाँ पे हमें गिवन है मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ, me दिया है 6 × 10⁻24 kg, मास दे रखा है अर्थ का। रेडियस ऑफ अर्थ दे रखा है कितना, 6400 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में करने के लिए 3 0 और लगा दो, मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, ये हो जाएगा तुम्हारा मीटर्स में। अगर किलोमीटर में ही रखना है तो किलोमीटर में ही रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतना आएगा ये। फिर उसके बाद व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 200 kg बॉडी। स्मॉल बॉडी का मास कितना दे रखा है, 200 किलो का, 200 kg। फिर आगे है प्लेस्ड एट 600 किलोमीटर हाई फ्रॉम द अर्थ सरफेस। h का वैल्यू कितना दे रखा है, हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस 600 किलोमीटर। 600 किलोमीटर है
3 जीरो और लगा तो ये भी मीटर में हो जाएगा। तो ये है, अगर नहीं कन्वर्ट करना है तो किलोमीटर में भी रख सकते हो, अगर इनको ऐसे ही लेना है तो किलोमीटर में भी ले सकते हो, आसान पड़ेगा तुमको। ये हो जाएगा किलोमीटर, ये 600 किलोमीटर किलोमीटर में, लेकिन बाद में याद रखना कि इसको चेंज कर लेना मीटर में, बाद में कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला किसका लगेगा, यहाँ पे क्या निकालना क्या है हमें, व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जस्ट अभी हमने डिराइव किया था, क्या आया था, U इज इक्वल टू माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच। तो बस इसको रख दो, ये हो जाएगा U इज इक्वल टू माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच, बस सारी वैल्यू रख दो। माइनस जी का वैल्यू कितना होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। अब तक तुम लोग को ये रट गया होगा, रट जाना चाहिए। अब यहाँ पे मास ऑफ अर्थ कितना दे रखा है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ जो हमें ऑब्जेक्ट दे रखा है वो दे रखा है 200 किलो का, फिर डिवाइड बाय आर ई प्लस एच। रेडियस ऑफ अर्थ इतना है 6400 किलोमीटर प्लस 600 किलोमीटर। बस इसको जब ऐड कर लोगे तो ध्यान रखना इसको मीटर में भी चेंज करना है, तो इनका एडिशन जो भी आएगा उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके हम मीटर में बदल लेंगे। सो ये है हमारे पास। अब जितना यहाँ सॉल्व हो के आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जितना कुछ कैंसिल हो काट दो, 0 0 यहाँ पे 2 0 से काट दो और 1 10 फिर यहाँ से काट देंगे। अभी देखते हैं ये हो जाएगा कितना, लिख लेते हैं पहले 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 10 टू द पावर 24 और यहाँ पे ऐड कर लो, ये हो जाएगा 6400 मल्टीप्लाई बाय 600 कितना 600 ऐड करोगे ये आ जाएगा तुम्हारा 7000। तो नीचे आएगा 7000 मल्टीप्लाई बाय 10, यहाँ पे इंटू 2 भी लगेगा एक ये वाला, इज इक्वल टू ये हो जाएगा। यहाँ 10 की पावर्स को थोड़ा सॉल्व कर लें, इसको यहाँ पे 4 10 की पावर्स यहाँ से कट कर सकते हो, ये आ जाएगा माइनस 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय 6 2 12 आ जाएगा 12 इंटू 10 टू द पावर 20 बचेगा, ऊपर 4 पार्ट्स कट करना है नीचे के 0 से और नीचे बचेगा 7। तो बस इसको सॉल्व कर लेना, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 1.14 इंटू 10 टू द पावर 10 और यहाँ पे हमने क्या निकाला है पोटेंशियल एनर्जी, तो ये आ जाएगा तुम्हारा जूल में। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट दिस हाइट 600 किलोमीटर हाई फ्रॉम द अर्थ सरफेस, इतना निकल के आ जाएगा। सो आई होप ये क्वेश्चन तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे तुम लोग याद करो 10th क्लास में तुमने क्या पढ़ा था, U इज इक्वल टू एम जी एच, अगर उससे निकाल लोगे तो कितना आएगा, U इज इक्वल टू तुम लोगों ने छोटे क्लास में पढ़ा था 10th में, देखो कितनी चीज़ें अलग अलग थी। यहाँ पे मास तुमको बॉडी का 200 किलो दे रखा है 200 kg, G का वैल्यू होता है 9.81 मल्टीप्लाई बाय हाइट तुमको दे रखी है कितना फ्रॉम द अर्थ सरफेस 600 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 600 और 3 0। सो इसको तुम लोग निकाल के देखना है, वो देखना कितना आता है, देखना उसके आसपास का आंसर है कि नहीं। वैसे नहीं होगा बिकॉज 10th क्लास में जो चीज़ें तुम पढ़ के आते हो वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होती। अब जाके क्लास 11th में तुम्हें प्रॉपर मतलब बताया जा रहा है किस चीज़ का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, राइट। जो पोटेंशियल एनर्जी तुम निकालते हो U इज इक्वल टू एम जी एच, वो डायरेक्टली ऐसे नहीं होती, वो एक्चुअली इतनी होती है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे अभी अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको सॉल्व करना तुम लोग। सो इसके बाद आते हैं अभी हम अगले अपने कॉन्सेप्ट पे जो कि है एस्केप वेलोसिटी। अब एस्केप वेलोसिटी को तुम ऐसे समझ सकते हो कि एक वो वेलोसिटी जितनी वेलोसिटी से हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर अर्थ से फेंकें, अर्थ या फिर कोई भी प्लैनेट हो वहां से फेंकें, तो वो उस प्लैनेट की ग्रेविटी को छोड़ के बाहर निकल जाए, ये होती है एस्केप वेलोसिटी। मतलब कितनी वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड की जाए कि वो अर्थ की ग्रेविटी को पार करके निकल जाए। यहाँ पे सिर्फ अर्थ की बात नहीं हो रही है, तुम किसी भी प्लैनेट की एस्केप वेलोसिटी निकाल सकते हो, बट क्योंकि हम अर्थ पे रहते हैं तो हम अर्थ की बात करेंगे यहाँ पे बार बार। सो यहाँ पे अभी हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, जो कि आया था इतना, जो कि माइनस में भी आ रहा था। देख लो यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था ये वाला, इसमें हमारा U का वैल्यू माइनस में आया था डेरिवेशन करके। सो इससे क्या पता लग रहा है कि हमारे ऑब्जेक्ट में इतनी एनर्जी कम है। सो अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दें, ठीक है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी अगर हम प्रोवाइड कर दें किसी ऑब्जेक्ट में, तब तो वो ऑब्जेक्ट ग्रेविटी पार करके निकल जाएगा बाहर। सो यहाँ पे इसी ऑब्जेक्ट को अगर हम काइनेटिक एनर्जी के बराबर इक्वेट कर दें तो हमें पता लग जाएगा कितनी मिनिमम वेलोसिटी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी ऑब्जेक्ट को इतनी पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। सो यहाँ पे है, सो इफ वी गिव अ बॉडी दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इट विल एस्केप द प्लैनेट। तो यहाँ पे इतनी एनर्जी से इक्वेट करने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी को। देखो सो यहाँ पे ये एनर्जी हमने लिया पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव में, इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर यानी कि काइनेटिक एनर्जी, एंड इसको सॉल्व कर दिया
m से m कैंसिल हो गया, 2 इस साइड आ गया, ये आ गया 2gme/re और इधर आ गया v का स्क्वायर। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू कितना आ जाता है, इसको हम v भी मान सकते हैं बिकॉज ये एस्केप वेलोसिटी है। तो यहाँ पे v का वैल्यू आ जाता है, इधर स्क्वायर है तो इधर अंडर रूट लग जाएगा आके, अंडर रूट 2gme/re, ये आ जाएगा अंडर रूट में पूरा। तो ये आ जाता है हमारा v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gme/re। इसको तुम चेंज भी कर सकते हो, मैंने तरीका तुम्हें बताया था। जहां भी तुम्हें gme मिल जाए, gme इज इक्वल टू होता है gre स्क्वायर, ये तुम चेंज कर सकते हो कहीं पे भी। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना। तो इसमें gme की जगह gre स्क्वायर रख दो, क्या होगा gre स्क्वायर, एक एक आरी कट जाएगा, ऊपर बचेगा आरी, तो ये आता है रूट 2gre। सिंपल फॉर्मूला बन जाता है। एंड अगर इसमें तुम वैल्यूज रख के निकालोगे ना अर्थ के लिए कि अर्थ पे कितना एस्केप वेलोसिटी होता है, तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि किसी रॉकेट को अर्थ छोड़ के स्पेस में जाने के लिए उसको मिनिमम इससे ज़्यादा ही वेलोसिटी देंगे, लेकिन मिनिमम इतना वेलोसिटी देना पड़ेगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो, एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। तो मिनिमम इतनी स्पीड लगेगी किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ की ग्रेविटी पार करके अर्थ से बाहर जाने में। सो अभी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे है मास ऑफ मून इज 7.34 इंटू 10⁻22 kg, मास दे रखा है मून का। फिर है मीन रेडियस, ये रेडियस दे रखा है मून का, मीन रेडियस, क्योंकि हर जगह से इवन तो है नहीं, लेकिन एक मीन एवरेज रेडियस हम मान सकते हैं। फिर है जी का वैल्यू दे रखा है। उसके बाद में देन कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी ऑन द मून सरफेस। मून का एस्केप वेलोसिटी हमसे पूछा गया है। अर्थ का तो मैंने तुम्हें बता दिया था 11.2 किलोमीटर आता है, सॉल्व करके देख सकते हो ये सारी वैल्यूज रख के। रेडियस ऑफ अर्थ रख देना और यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रख के रूट का वैल्यू निकाल लेना, आ जाएगा तुम्हारा एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ। अभी हम मून का निकालते हैं, चलो इस क्वेश्चन में तुम भी साथ में निकाल सकते हो, वीडियो को यहीं पे पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, साथ साथ तुम्हारी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब यहाँ पे चलो निकालते हैं, क्या हो जाएगा, एस्केप वेलोसिटी v इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है देखो, अंडर रूट 2gme/re, ये हो जाएगा अंडर रूट 2gme/re। ई यहाँ नहीं रखोगे, यहाँ मून का है तो यहाँ पे ई हटा देते हैं बिकॉज अर्थ की बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पे चलो वैल्यू रखते हैं, ये हो जाएगा अंडर रूट 2, जी का वैल्यू तो कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11। ये पूरे यूनिवर्स में सेम रहता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। फिर मास ऑफ मून हमें दे रखा है 7.34 इंटू 10⁻22 डिवाइड बाय रेडियस का वैल्यू हमें कितना दे रखा है मून का 1.74 इंटू 10⁻6। यहाँ पे 10 की पावर्स को आपस में सॉल्व कर लो, नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। फिर स्क्वायर रूट निकालने के लिए तुम्हें कैल्सी की जरूरत पड़ेगी। ये आ जाएगा इतना 2372.2 और इतना तुम्हारा आ जाएगा मीटर पर सेकंड, बिकॉज हमने सारी चीज़ें एसआई में रखी हैं तो मीटर पर सेकंड आ गया। लेकिन अगर आंसर हम देखें तो आंसर कितना किलोमीटर पर सेकंड में दे रखा है, सो बस इसको 1000 से डिवाइड कर दो, मीटर से किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। ये आ जाएगा तुम्हारा 2.37 किलोमीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड को हमने किलोमीटर पर सेकंड में कर दिया। सो यहाँ पे हमें किसी ऑब्जेक्ट को चांद के सरफेस से इतनी मिनिमम वेलोसिटी के साथ फेंकना पड़ेगा 2.37 किलोमीटर पर सेकंड। अर्थ का कितना था 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अब क्योंकि मून का मास बहुत ही कम है अर्थ के कंपैरिजन में, तो इसीलिए वहाँ का एस्केप वेलोसिटी भी कम आता है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा है 2.37 किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में इतने किलोमीटर तुम ट्रैवल कर जाओ, इतनी स्पीड से अर्थ पे तो हम कोई व्हीकल चला भी नहीं सकते। किलोमीटर पर सेकंड, सोच के देखो कितना ज़्यादा है। अब इसके बाद चलो हम बात करते हैं सैटेलाइट्स की। एक और कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में, सैटेलाइट्स। देखो सैटेलाइट्स दो तरह के होते हैं, या तो किसी प्लैनेट का नेचुरल सैटेलाइट हो सकता है, जैसे अर्थ का मून है, उसी तरह मार्स का एक सैटेलाइट तुम्हारा फोबोस है, मतलब जो मून होता है उसका, सो वो तुम्हारा नेचुरल सैटेलाइट होता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी हो सकता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जैसे कि अर्थ पे हम सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं, तो सैटेलाइट्स का काम क्या होता है, सैटेलाइट बेसिकली अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। जैसे गूगल मैप्स पे तुम लोग अर्थ की इमेजेस देखते हो, तो अर्थ की इमेजेस क्लिक करने के लिए भी सैटेलाइट्स का यूज किया जाता है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए जाते हैं, वो भी अर्थ के चारों तरफ प्रेजेंट है। और नेचुरल सैटेलाइट्स तो होते ही होते हैं ज़्यादातर प्लैनेट्स के, तो यहाँ पे हमारा एक नेचुरल सैटेलाइट मून है। तो ये दो तरह के सैटेलाइट्स होते हैं। तो सैटेलाइट कैसा भी हो, सैटेलाइट बेसिकली तुम्हारे प्लैनेट के चारों तरफ इस तरह चक्कर लगा रहा होता है। तो सैटेलाइट को कितनी वेलोसिटी से किसी प्लैनेट का चक्कर लगाना चाहिए कि उस प्लैनेट का वो
सक्सेसफुली ऐसे राउंड करता रहे। तो अब ये चीज तुम सोच के देखो, जैसे मान लो तुम्हारा मून है, अगर इसकी वेलोसिटी एक लिमिट से ज्यादा हो जाती है तब तो ये ऑर्बिट को पार करके बाहर निकल जाएगा, है ना। अगर एक लिमिट से ज्यादा तेज हो गया मून तो वो निकल जाएगा, उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर उस वेलोसिटी से कम वेलोसिटी होगी तब तुम्हारा मून अंदर ही पता लग जाएगा। सो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ ही मून को ऑर्बिट करना पड़ता है अर्थ के अराउंड, तभी वो उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में रह पाता है। तो हमें इसी वेलोसिटी को निकालना है। वी हैव टू कैलकुलेट दी ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर सैटेलाइट। अब ये मून के लिए भी लागू हो रहा है, ये कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रही होगी उसके लिए भी लागू होगा। तो हम ऑर्बिटल वेलोसिटी का यहाँ फॉर्मूला देखने वाले हैं। समझना, यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो कौन प्रोवाइड कर रहा होता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होता है। मून को अपनी तरफ खींच के रखने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पे कोई रस्सी तो बंधी नहीं होती है अर्थ के और मून के बीच में जो मून को ऐसे पकड़े रहे। होता क्या है कि अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल और मून का भी ग्रेविटेशनल पुल होता है, दोनों ही ग्रेविटेशनल पुल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। अर्थ भारी है, अर्थ अपनी जगह पे रहता है, मून उसके चक्कर लगा रहा है तो मून को खींच रहा है अर्थ अपनी तरफ एक तरह से। तो यहाँ पे द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटी। सो ग्रेविटेशनल फोर्स ही तुम्हारा क्या है, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो क्या करो, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है gmem/r²। इन दोनों को इक्वेट करके यहाँ से हम वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। दोनों को इक्वेट किया, क्या हुआ, m से m कट गया, इधर बचा gme/r, एक r भी कट गया, इधर बचा v²। तो यहाँ पे v² है तो इधर अंडर रूट लग जाएगा नेक्स्ट में, तो यहाँ पे आ जाएगा vo इज इक्वल टू, ऑर्बिटल वेलोसिटी है तो vo लिख दिया मैंने, vo इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट gme/r। ठीक है, इधर स्क्वायर था तो इधर अंडर रूट लग गया। सो ये आ जाता है हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला। वेलोसिटी ही है लेकिन ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है, मतलब इतनी वेलोसिटी के साथ जब कोई सैटेलाइट प्लैनेट के चक्कर लगाएगा तभी वो उस ऑर्बिट में बना रह पाएगा। अगर उससे ज्यादा स्पीड हो जाती है तो वो ऑर्बिट छोड़ के और आगे चला जाएगा, सेकंड ऑर्बिट में या बाहरी ऑर्बिट में। एंड अगर इससे कम वेलोसिटी पे ऑर्बिट कर रहा है हमारा मून तो यहाँ पे मून अंदर ही गिर जाएगा, अर्थ पे आके टकरा जाएगा आके। सो ऑर्बिटल वेलोसिटी यही होता है कि इस फिक्स वेलोसिटी के साथ तुम्हें मून को रिवॉल्व करना है चारों तरफ, तभी वो उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में रह के चारों तरफ चक्कर लगा पाएगा। कम या ज्यादा होता है तो भाई बाहर निकल जाएगा या तो मून, या तो वापस ही प्लैनेट में आके टकरा जाएगा। तो ऐसा ना हो इसीलिए इतनी ही वेलोसिटी से मून को ऑर्बिट करते रहना पड़ेगा हमारे अर्थ के चारों तरफ। आई होप ये बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पे देखो, एक तो ये फॉर्मूला हो गया vo इज इक्वल टू gme। अब यहाँ पे एक और चीज जो मैंने r लिया है, r की जगह तुम अगर तुम्हें रेडियस ऑफ अर्थ और हाइट के फॉर्म में रखना है तो अपॉन में re+h रख सकते हो। ये फॉर्मूला बन जाता है इसी सेम फॉर्मूला से, बस r की जगह हमने क्या रख दिया, r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट। यहाँ देख लो, इतना r था प्लस h, ये डिस्टेंस हमने h ले लिया। ठीक है, r इज इक्वल टू re+h। और यहाँ पे क्या कर सकते हो, gme को चेंज कर सकते हो gre² से, एक और फॉर्मूला बन जाएगा gre²/re+h। तो मतलब क्या है कि क्वेश्चन में अगर तुम्हें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रखा है तो ये फॉर्मूला का यूज करोगे, अगर तुम्हें मास दे रखा है अर्थ का तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। राइट, चलो इसी के ऊपर बेस्ड अभी एक क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा। कैलकुलेट द ऑर्बिटल वेलोसिटी हमें निकालना है ऑफ अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग नियर द अर्थ। नियर द अर्थ है मतलब यहाँ पे हाइट कुछ नहीं है, अर्थ के रेडियस के आसपास ही ऐसे तुम्हारा सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज, इतना दिया हुआ है रेडियस ऑफ अर्थ, एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो पहले पार्ट में हमें निकालना है नियर द अर्थ। फर्स्ट पार्ट इज नियर द अर्थ। तो नियर द अर्थ का मतलब h इज इक्वल टू 0 मान लो, हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस 0 है। तो यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना होगा ये हमें निकालना है। सो vo इज इक्वल टू हो जाता है, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे नियर द अर्थ के लिए, ये हो जाएगा तुम्हारा, इसमें देखो यहाँ पे re+h नहीं रखोगे, h हट जाएगा, re कट जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा gre बचेगा सिर्फ यहाँ पे। सो v इज इक्वल टू हो जाएगा gre। सोच के देख लो यहाँ पे क्या होगा, re+h हटा दोगे, h हट जाएगा, ये re यहाँ पे re का स्क्वायर और एक re कट जाएगा, यहाँ से भी एक re बचेगा, ये आ जाएगा अंडर रूट gre। तो बस वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट, g का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में कितना 10 मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ अर्थ कितना दे रखा है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। तो बस इसका सॉल्व कर लेंगे हम, ये कितना आएगा, यहाँ पे पॉइंट हटेगा, 0 लगेगा, 10 से ये कट जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा इतना, देखो यहाँ पे हो जाएगा 64 है, 64 और यहाँ पे आ गया 10 टू द पावर 6। तो 64 किसका अंडर रूट होता है 8 का, तो ये आ जाएगा 8
और बाकी 10 टू द पावर 6 का अंडर रूट निकालोगे 10 टू द पावर 3 आ जाएगा। सो 8 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड, और इसको किलोमीटर में चेंज करना है, 1000 से डिवाइड कर दोगे आ जाएगा 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ये ऐसे ही आगे देखो। सो आई होप इतना समझ में आया होगा। अगर अर्थ के सरफेस पे ही मतलब लगभग नियर द अर्थ सरफेस, तो यहाँ पे h0 मान लोगे, तो वहां पे कितना ऑर्बिटल वेलोसिटी निकल के आता है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी किसी सैटेलाइट को इतनी तेजी से घूमना पड़ेगा अर्थ के सरफेस के पास में, तब वो जाके ऑर्बिट कर पाएगा अर्थ के चारों तरफ। तो सोच के देखो कितनी ज्यादा स्पीड है ये, 8 किलोमीटर 1 सेकेंड में, इमेजिन करना। चलो इसके बाद सेकेंड पार्ट निकालते हैं। सेकेंड पार्ट हमारा है What will be the orbital velocity if the satellite be at a height of 2000 किलोमीटर, अगर हाइट पे ले जाएं तब। तो इसका निकालते हैं। चलो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा VO इज इक्वल टू, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, बस यहाँ पे RE प्लस H वाला यूज करोगे, ये वाला फॉर्मूला GRE स्क्वायर अपॉन RE प्लस H। तो ये हो जाएगा अंडर रूट GRE स्क्वायर डिवाइड बाय RE प्लस H। इस बार हाइट भी लेंगे बिकॉज हाइट दे रखी है सेकेंड वाले केस के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा एट H इज इक्वल टू 2000 किलोमीटर। चलो निकालते हैं इसको। सो ये हो जाएगा अंडर रूट, G का वैल्यू 10 दे रखा था, रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, ये हो गया डिवाइड बाय 6.4। अच्छा यहाँ पे स्क्वायर भी करना है तो इसका स्क्वायर भी करेंगे। उसके बाद में 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस कितना ऐड करना है 2000 किलोमीटर। तो 2000 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लो, 2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर हो जाएगा। देखो 3 जीरो पहले ही थे, किलोमीटर था, 3 जीरो और लगेंगे, मीटर में कन्वर्ट होगा तो 2 इंटू 10 टू द पावर 6 आ गया। ये हो गया हमारा पूरा अंडर रूट में। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो कितना आता है। ये हो जाएगा अंडर रूट, ये आ गया 10 मल्टीप्लाई बाय 6.4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर करोगे आ जाएगा 10 टू द पावर 12। और फिर डिवाइड में क्या करोगे, देखो 10 की पावर सेम है, ऐड कर लो यहाँ पे 6.4 में 2 को, ये आ जाएगा तुम्हारा 8.4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखो जितनी चीजें सॉल्व हो रही है उनको सॉल्व कर लो, 10 की पावर्स आपस में सॉल्व कर सकते हो। ये आ जाएगा 10 की पावर हो जाएगा 13 और 6 पावर यहाँ पे हटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, आ जाएगा तुम्हारा 10 टू द पावर 7। सो इंटू 10 टू द पावर 7 हो गया। यहाँ पे है 6.4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6.4 इंटू 6.4 और डिवाइड बाय नीचे कितना है 8.4। 10 टू द पावर 6 को तो हमने सॉल्व भी कर दिया, 8.4 बचेगा, ये आ गया 8.4। अब यहाँ पे कैंसिल आउट चलो करते हैं। यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा और यहाँ का पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा दो, ठीक है। आगे सॉल्व करता हूँ नीचे में, बिना कैलकुलेटर के इसको हम निकालते हैं। यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट, इसको 4 से काट सकते हो तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4 से कट के 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24 और नीचे अपॉन में इसको 4 से काटोगे 2 जा 4, ये हो जाएगा 4 2 जा 8 4 1 जा 4 21 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय ऊपर है 64 और यहाँ पे एक 10 से ये पावर काट दो इंटू 10 टू द पावर 6 बचेगी। अब यहाँ पे 16 का अंडर रूट हो जाएगा तुम्हारा 4, तो 4 बाहर निकल के आ जाएगा, 64 का हो जाएगा तुम्हारा 8, तो ये दो टर्म बाहर आ गए और 10 टू द पावर 6 में से बाहर निकालोगे ये आ जाएगा 10 टू द पावर 3। अंडर रूट के अंदर सिर्फ क्या बचेगा 21, बिकॉज 21 का डायरेक्ट अंडर रूट नहीं होता, तो ये आ जाएगा 8 4 जा 32 इंटू 10 टू द पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 1/21। तो 1/21 अंडर रूट का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा बस। तो इसको सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा तुम्हारा 6982.9, तो ये आ जाएगा तुम्हारा मीटर पर सेकेंड। सो इसको किलोमीटर में चेंज करना हो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6.98 है, तो 6.98 किलोमीटर पर सेकेंड। सो इतनी ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ सैटेलाइट को रोटेट करना पड़ेगा या रिवॉल्व करना पड़ेगा अराउंड दी अर्थ। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलिए अब देख लेते हैं, यहाँ पे एक रिलेशन होता है बिटवीन द ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने ये डिराइव किया था और लास्ट याद करो हमने एस्केप वेलोसिटी अभी ये डिराइव किया था। सो दोनों ही फॉर्मूला मैचिंग है, कुछ मतलब इसमें सिमिलैरिटी हमको दिख रही है, बस एक फर्क है कि एस्केप वेलोसिटी तुम्हारी 2 टाइम्स ज्यादा होती है इसके मुकाबले और अंडर रूट 2 टाइम्स ज्यादा होती है। सो अगर हम इन दोनों का एक रेशियो निकालें, दोनों को डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा VE अपॉन VO इज इक्वल टू, ये सारे टर्म्स डिवाइड हो जाएंगे, बस ऊपर √2 बच जाएगा, तो √2 ऊपर बच रहा है, तो V इज इक्वल टू आ जाता है √2 ऑफ VO। ये तुमसे पूछा जा सकता है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, दोनों का फॉर्मूला लेकर डिवाइड करके हम यहाँ पे दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं। तो VE अपॉन VO आ जाता है अंडर रूट 2। आई होप समझ में आ गया हो गए। अब इसके बाद चलो बढ़ते हैं आगे। सो नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि है टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट।
सैटेलाइट का टाइम पीरियड कैसे निकाला जाए। देखो टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम टाइम का फॉर्मूला लगा देंगे। बेसिकली सैटेलाइट क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है प्लैनेट की चारों तरफ। तो यहाँ पे टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस 2πr का कवर हो रहा है पूरा सर्कमफ्रेंस, डिवाइड बाय हमारे सैटेलाइट की वेलोसिटी कितनी है, vo है, ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। सो ये हो जाएगा 2πr की जगह हम रख देंगे re प्लस एच। देखो रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट, तो re प्लस एच अपॉन vo, ये हो गया हमारा टाइम का फॉर्मूला। सो यहाँ पे अब vo का वैल्यू हम रख देंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी अभी हमने निकाला था कितना, ये आ गया था हमारा gme अपॉन re प्लस एच, और इसका अंडर रूट आया था vo। तो vo का हमने यहाँ वैल्यू रख दिया, क्या बनेगा, t इज इक्वल टू 2π re प्लस एच, ये है, और vo का फॉर्मूला ये यहाँ पे रख गया है, अंडर रूट gme अपॉन re प्लस एच। सो अगर हम इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा, re प्लस एच डिनोमिनेटर में भी नीचे है तो इसको ऊपर ले आओ, ये आ जाएगा तुम्हारा 2π re प्लस एच की पावर हो जाएगी 1 यहाँ पे थी, और नीचे ये जो re प्लस एच ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर आके इसमें ऐड हो जाएगा। सो ये हो जाएगा re प्लस एच की पावर 1 प्लस ये 1/2 वाली पावर आके इसमें ऐड हो जाएगी re प्लस एच की, ठीक है। आई होप इतना समझ गए होगे। और नीचे अंडर रूट ऑफ gme तो है ही है, ये यहाँ पे रहेगा। अब इसको अगर देखा जाए तो कितना आएगा, 2π re प्लस एच की पावर हो जाएगी 3/2, और नीचे आ जाएगा अंडर रूट gme। सो ये आ जाएगा t इज इक्वल टू 2π। अब यहाँ पे देखो जो 3/2 होता है इसमें 1/2 का मतलब अंडर रूट ही होता है। सो बेसिकली इस टर्म को हम अंडर रूट में ले सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2π बाहर लिखा है, अंडर रूट re प्लस एच का होल क्यूब, बिकॉज 1/2 के लिए हमने क्या लगा दिया, अंडर रूट, सिर्फ यहाँ पे क्यूब बचेगा। सो अंडर रूट के अंदर re प्लस एच का क्यूब है, अपॉन में gme, ये भी अंडर रूट में था तो पूरा हमने अंडर रूट में लिख दिया। सो इसको हम चेंज करके भी लिख सकते हैं, gme अगर हमें ना पता हो, अगर हमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू पता हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, t इज इक्वल टू 2π अंडर रूट re प्लस एच का होल क्यूब, और gme को हमने देखो फिर से चेंज कर दिया gre स्क्वायर से। सो जिस तरह के फॉर्मूले की हमें जरूरत पड़ेगी हम इन दोनों में से वो वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या हमें वैल्यूज दे रखी हैं। अगर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रखा होगा तो ये वाला यूज करोगे, अगर मास ऑफ अर्थ दे रखा होगा तो ये वाला यूज करोगे। अब यहाँ पे एक और चीज देख लो। सो मान लो अगर कोई सैटेलाइट बहुत ज्यादा क्लोज है अर्थ के, तो वहां पे h का वैल्यू 0 हो जाता है। सो इस फॉर्मूला में h का वैल्यू अगर 0 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा re क्यूब अपॉन gre स्क्वायर। सो यहाँ पे re और re कट जाएंगे, कितना बचेगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 2π अंडर रूट, एक re बचेगा बस ऊपर, अपॉन g। तो अगर हम यहाँ पे g का वैल्यू और रेडियस ऑफ अर्थ का वैल्यू रख के सॉल्व करें तो ये आ जाता है लगभग 84 मिनट्स के आसपास आ जाता है, यानी कि 84 मिनट्स में अर्थ का पूरा चक्कर लगा लेगा हमारा सैटेलाइट। ये हो जाएगा हमारा टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट। आई होप ये समझ में आया होगा। एक बार निकाल के देखना, इस वैल्यू होगी टाइम पीरियड ऑफ अर्थ ऑर्बिट कितना आता है, तो निकाल के देखना, ये 84 मिनट्स के आसपास आएगा। पहले सेकेंड्स में आएगा, फिर उसको डिवाइड कर दोगे तो मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सो आई होप टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी तुम लोग को समझ में आया होगा। अभी इसी के ऊपर बेस चलो एक क्वेश्चन करते हैं। सो यहाँ पे है फोबोस इज अ सैटेलाइट ऑफ प्लैनेट मार्स, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। यहाँ पे फोबोस सैटेलाइट है मार्स का, इट हैज अ टाइम पीरियड ऑफ 7 hours 39 minutes एंड एन ऑर्बिटल रेडियस दे रखा है 9.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर का। सो कैलकुलेट द मास ऑफ मार्स, हमें मास निकालना है मार्स का। सो यहाँ पे हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो लगाते हैं, ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 2π अंडर रूट re प्लस एच डिवाइड बाय gme, और re प्लस एच का होल क्यूब है। तो ये आ जाएगा gme, और यहाँ पे me नहीं होगा बेसिकली, यहाँ पे तुम्हें लेना है मास ऑफ मार्स, तो e हटा देते हैं। सो अभी इस फॉर्मूला को हम थोड़ा चेंज करेंगे, बिकॉज हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे मास निकालना है मार्स का। तो m के लिए यहाँ पे फॉर्मूला बनाओ, m को सब्जेक्ट बनाओ। सो कैसे निकालेंगे देखना, यहाँ पे कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये हो जाएगा t स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4π स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये बचेगा हमारे पास में re प्लस एच का होल क्यूब, और डिवाइड बाय gm। तो यहाँ पे m को सब्जेक्ट बना लो, ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 4π स्क्वायर re प्लस एच का होल क्यूब डिवाइड बाय, यहाँ पे आ जाएगा t स्क्वायर, और g भी रहेगा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया किस चीज़ का, मास कैलकुलेट करने का। मैंने हमें याद तो टाइम पीरियड का ही फॉर्मूला रखना था, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में हमें टाइम पीरियड नहीं निकालना है, ये ऑलरेडी तुमको दे रखा है, तुम्हें क्या निकालना है, मास। तो मास को सब्जेक्ट बनाओ, बस सब्जेक्ट बनाने के लिए हमने इतना काम किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले टाइम पीरियड देख लो कितना है, ये टाइम पीरियड तुमको दे रखा है। सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 7 hour 39 minute।
तो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 7 आवर 69 मिनट को हम मिनट्स में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 7 6 42, 420 प्लस 39, ये आ जाएगा 459। और फिर हमें यहाँ पे ये मिनट्स में है, अब इस मिनट्स को सेकेंड्स में भी करना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 459 इंटू 60 सेकेंड। सेकेंड्स में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ये टाइम पीरियड रखना है, ध्यान रखना, डायरेक्टली मत रख देना, वो यहाँ पे कन्वर्ट कर लोगे पहले सेकेंड में, तब टाइम पीरियड का वैल्यू फॉर्मूला में रखेंगे। तो चलो भी वैल्यूज रखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर है, फिर आगे मल्टीप्लाई बाय आर ई प्लस एच का होल क्यूब। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पढ़ोगे तुम्हें रेडियस और हाइट अलग अलग नहीं दे रखे हैं, तुम्हें डायरेक्टली ऑर्बिटल रेडियस दे रखा है। तो जब भी ऑर्बिटल रेडियस दे रखा होता है ना, तो यहाँ पे तुम्हें आर ई प्लस एच का कंबाइंड वैल्यू दे रखा होता है। सो ये तुम्हारा टोटल रेडियस है, इसमें आर ई प्लस एच का टोटल वैल्यू तुम्हें इतना रखना है। ये है 9.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर में है, तो अगर हम इसको मीटर में पहले ही चेंज कर लें तो ये हो जाएगा 10⁻6 मीटर। हमने 1000 से मल्टीप्लाई करके किलोमीटर को मीटर में पहले यहीं पे चेंज कर लिया, तो 10⁻³ चेंज हो जाएगा 10⁻6 में। ये अगर ध्यान रख लोगे तो गलती नहीं होगी। फिर आगे इसका क्यूब भी करना है। फिर नीचे क्या है GT स्क्वायर, तो G का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड का स्क्वायर, टाइम पीरियड अभी हमने निकाला 459 मल्टीप्लाई बाय 60 का स्क्वायर। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, देखो एनसीईआरटी में भी ऐसे ऐसे कैलकुलेशन होते हैं। अब डिपेंड करता है तुम कितना जल्दी इस कैलकुलेशन को कर पाते हो। तो यहाँ पे क्या करो, देखो 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे कर दो 9.4 का क्यूब और मल्टीप्लाई बाय 10⁻6, 3 हो जाएगा ये 18, डिवाइड बाय यहाँ पे हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 459 का स्क्वायर कर दो और 60 का स्क्वायर करोगे हो जाएगा 3600। यहाँ पे 4 से 3600 काट दो, ये हो जाएगा 900। थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना तुम लोग 10 की पावर्स को एक साथ और नंबर्स को एक साथ। सो ये आ जाएगा तुम्हारा 6.47 इंटू 10⁻23 और ये हमने मास निकाला है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा केजी में। ठीक है, सो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। चाहे तो कैलकुलेटर्स निकाल सकते हो अगर आईएससी बोर्ड में हो, बट अगर सीबीएसई बोर्ड में हो तो इसको थोड़ा तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। थोड़ी कैलकुलेशन है, नंबर्स को एक साथ सॉल्व करना, 10 की पावर्स को एक साथ, एंड आंसर तुम्हारा इस तरह आ जाएगा। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी तुम लोग समझ गए होगे। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन मैं तुम लोग को होमवर्क में देने वाला हूँ। यहाँ पे सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। अभी हम लोगों ने मार्स का यहाँ पे वजन निकाला है, अब तुम लोग को सेम इसी तरह अर्थ का वजन निकालना है, एस्टिमेट द मास ऑफ अर्थ। अब इस वाले क्वेश्चन को तुम लोग होमवर्क में सॉल्व करना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं सही सही। सो इसके बाद बढ़ते हैं अभी अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। सो लास्ट कॉन्सेप्ट हमारे इस चैप्टर का है एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। कोई सैटेलाइट अगर ऑर्बिट कर रहा होता है तो उसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड होता है। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर दो टाइप्स के एनर्जी होते हैं, एक काइनेटिक और एक पोटेंशियल। तो सैटेलाइट में भी दो तरह के एनर्जी होंगे, एक तो होगा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने डिराइव किया हुआ है, क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ GMEM अपॉन RE। ये हम निकाल चुके थे तो डायरेक्ट मैंने इसका फॉर्मूला यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद काइनेटिक एनर्जी की हम बात करें, सो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², और हमें पता है कि कोई सैटेलाइट है तो वो ऑर्बिटल वेलोसिटी से रोटेट कर रहा होगा, तो यहाँ VO का स्क्वायर हमने लिया। अब यहाँ VO का हमने फॉर्मूला रख दिया। VO का फॉर्मूला क्या था, √GME अपॉन R, यही था। तो VO का हम फॉर्मूला रख देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ से स्क्वायर और अंडर कट जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ आएगा हाफ m और उसके बाद में GME अपॉन RE, तो ये बन जाएगा तुम्हारा GMEM अपॉन RE, और यहाँ पे हाफ लगा रहेगा ये। तो ये क्या आ गया, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। सो हमें मिल गया पोटेंशियल एनर्जी, ये था। काइनेटिक एनर्जी कितना मिल गया, इतना। यहाँ पे ध्यान दो, पोटेंशियल एनर्जी हमारा निगेटिव हमने लिया था, वहाँ पे निगेटिव आता है ये, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे तुम्हारा आ गया पॉजिटिव। अब हम दोनों को ऐड करेंगे टोटल एनर्जी निकालने के लिए। द टोटल एनर्जी विल बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल टू माइनस GMEM अपॉन RE, ये तुम्हारा पोटेंशियल है। काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा GMEM अपॉन 2RE, ये काइनेटिक हो गया। दोनों को ऐड कर दो, यहाँ जो कॉमन मिले कॉमन ले लो, ऐड कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस का हाफ GMEM अपॉन RE। बस इसको सॉल्व करना कॉमन लेके, इतना आ जाएगा तुम्हारा। अब यहाँ पे तुम एक चीज का ध्यान दोगे दैट ये भी निगेटिव आता है, मतलब कि एक ऑर्बिटिंग सैटेलाइट का जो टोटल एनर्जी होता है
वो भी तुम्हारा क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी। मतलब कि ये तुम्हारा बाइंड करके रखेगा सैटेलाइट को उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में। मतलब उस सैटेलाइट में इतना ज़्यादा एनर्जी है ही नहीं, वहाँ माइनस में एनर्जी है, तो वो कहाँ बाहर निकल के भाग पाएगा। तो सैटेलाइट का जो टोटल एनर्जी निकल के आता है वो -12 GeM/RE माइनस में आता है। तो इसीलिए हमें सैटेलाइट को मिनिमम इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा अपनी तरफ से, तब जाके सैटेलाइट ऑर्बिट छोड़ के बाहर निकल पाएगा। तो सोच के देखो, जब चंद्रयान को मून पे भेजा गया होगा तो पहले तो वो अर्थ का ऑर्बिट कर रहा था, इस तरह चक्कर लगा रहा था, तो उसको लगभग इतना एनर्जी दिया गया होगा, प्रोवाइड किया होगा बाय रॉकेट्स, तब जाके वो अर्थ का ऑर्बिट छोड़ के चांद तक गया, राइट। तो ये है टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। आई होप समझ में आया होगा ये। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दो लास्ट टॉपिक की, जो कि है जियो स्टेशनरी और पोलर सैटेलाइट्स। कभी कभी पूछ सकता है इनके बारे में। सो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स वो सैटेलाइट होते हैं जो तुम्हारे अर्थ के एक लोकेशन के ऊपर ही हमेशा बने रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो ये लखनऊ है, इसके ऊपर कोई अगर सैटेलाइट है तो अर्थ के साथ साथ अगर ये रोटेट करता रह रहा है, मान लो ये सैटेलाइट हमेशा इसी डायरेक्शन में इसी जगह पे आसमान में रहेगा, तो ये अर्थ के साथ साथ एंगुलर वेलोसिटी पे रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे हम कहेंगे दैट दिस सैटेलाइट इज अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तुमने देखा होगा तुम्हारे घर में अगर कोई भी डिश टीवी लगा होगा या टाटा स्काई लगा होगा, कोई भी अगर D2H वाला एंटीना लगा होगा, एंटीना का मतलब वो जो डिश लगा होता है, सो उसका डायरेक्शन हमेशा एक ही दिशा में आसमान को पॉइंट करता रहता है, तो वो सिग्नल वहां से लेता रहता है। तो जो आसमान में सैटेलाइट होगा तुम्हारे पर्टिकुलर प्रोवाइडर का, तो वो तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होगा ना। अगर वो मूव करेगा तो तुम्हारे घर की छतरी भी तो मूव करनी चाहिए इधर उधर, लेकिन वो नहीं करती है। सो ऐसे सैटेलाइट्स को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स बोला जाता है। सो कई सैटेलाइट्स होते हैं जो जियो स्टेशनरी होते हैं, कई कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स ऐसे रखे जाते हैं, और कई तुम्हारे जो टाटा स्काई का हो गया, डिश टीवी का हो गया या एयरटेल टीवी का हो गया, ये सारे के सारे तुम्हारे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं। फिर बात कर लेते हैं पोलर सैटेलाइट्स की। मोस्ट सैटेलाइट्स तुम्हारे अर्थ का चक्कर लगाते हैं ऐसे ऐसे, लेकिन कुछ सैटेलाइट्स होते हैं जो पोल टू पोल इस तरह का चक्कर लगाते हैं, जो नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ इस तरह का चक्कर लगाएंगे, उनको बोला जाता है पोलर सैटेलाइट्स। तो इन दोनों चीजों के बारे में पूछा जा सकता था, इसलिए मैंने इनके बारे में भी बता दिया, राइट। सो यही था हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक। अब इसके बाद एक होमवर्क क्वेश्चन है तुम लोग के लिए, इस क्वेश्चन को तुम लोग सॉल्व जरूर करना। 2-3 होमवर्क क्वेश्चन मैंने दिए हैं, देखते हैं कौन कौन बच्चे सारे होमवर्क क्वेश्चन सही से लगा के उनका आंसर कमेंट्स में लिख के बता पाता है। यहाँ पे इन क्वेश्चन को अपने आप से पहले सॉल्व करना, तब जाके वहां पे कमेंट आउट करना, बिकॉज जब आप खुद से सॉल्व करोगे तभी तुम लोग को इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर आउट होंगे, ठीक है। और बाकी इस चैप्टर के सारे PDF नोट्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके तुम लोग चेक कर लेना, वहां पे तुम लोग को इसका PDF का लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज तुम हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे भी तुम्हें इस चैप्टर का PDF मिल जाएगा। सो फिलहाल के लिए अभी इस वीडियो में इतना ही, एंड अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।